मेरा काम हल्का। मोक्ष, अंशिका, मिस्टर जाट, यश, निहांत, एचआर किंग, हेलो वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। मैं यहीं पे हूँ लर्निंग अड्डा। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? तुम लोग को मेरी आवाज़? कैसे हो तुम सब लोग? हेलो एवरीवन। हेलो एंड हाय। कैसे हो? मेरी वॉइस अगर क्लियर है? हनीफ, मैं अच्छा हूँ। प्रतिभा, आई एम गुड। मिस्टर जाट ने बोला यस। तुम लोग को वॉइस सुनाई दे रही है? ठीक है, ठीक है। को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? देखो, आपकी स्कूल कब ओपन होगी नो वन नोज, बट जो भी टाइम आप 11th में आपको कम मिलता, 10th से आप 11th में स्कूल में चले जाते हैं, यूटी सडनली आ जाता है, यूनिट टेस्ट में मार्क्स खराब आते हैं, फिर आप बहुत रिग्रेट करते हो। कुछ लोगों को तो अपने ऊपर ही पैदा हो जाता है कि मैं काबिल भी हूँ या नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें हर साल हम 11th में बच्चों के साथ देखते हैं। पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं कि यार बेटा मेरा तो 10th तक स्टार था, 11th में ऐसी हालत कैसे हो गई। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग को अभी से समझनी चाहिए। वो ये कि यार देखो, सिलेबस बड़ा है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, लेकिन हर साल बहुत सारे बच्चे सफल होते हैं। मतलब 10th में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 11th में आप नीचे, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए कोई ऐसा ईगो पे मत रखना कि आपके 10th तक बहुत अच्छे थे तो 11th में भी यू विल रॉक और तुम क्लास के जो है टॉपर बने रहोगे। ऐसा बहुत सारे लोगों की गलत फहमी टूटती है इन क्लास 11th। तो हर एक चैप्टर को टेक इट सीरियसली, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो। आपको मार्क्स इजी चैप्टर में भी आते हैं, डिफ़िकल्ट में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने पे आते हैं। इसलिए जो इजी चैप्टर है उनको इग्नोर मत करना। बहुत सिंपल सी बेसिक बेसिक जो टर्म्स हैं स्कूल में जब आप लिखोगे यूटी के टाइम पे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि तुम सब लोग ये समझोगे कि 11th में सडनली कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे लोग अभी 10th तक सिलेबस एक तो छोटा होता है। बहुत सारे स्कूल में तो जो सिलेबस होता है वो 3-4 महीने में फिनिश करके 2-3 बार करा देते हैं वो, ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। तुम लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया है। बोर्ड से ये एक हेल्प ज़रूर मिलती है कि तुम एक उस माहौल में जाने के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हो कि यार इतने सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर जो है वो आना शुरू होता है, और वो तुम लोगों ने ले लिया है। भले किसी का 1 या 2 पेपर बचा हो, बट वो फीलिंग सभी लोगों ने ले ली होगी। तो आई बिलीव कि 11th में अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स अच्छे आए, तो आपको कुछ चीज़ों के लिए प्रॉमिस करना होगा खुद से। एक ये कि यार हार्ड वर्क करना, और फिर उसके बाद ये हेल्थ से रिलेटेड इशू बच्चों ये सारी चीज़ें करेंगे। तो मेहनत कैसे करनी है ये मैं अगर आपको बताऊं, तो आप कभी भी कोई क्लास करो, जैसे ये क्लास कर रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है वो पढ़ लो, या हम लोग जो भी है स्टडी नोट्स वगैरह आपको एक लिंक दे देंगे, वो प्रोवाइड करते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ के आओ, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी हो किसी भी चैप्टर के लिए। तो वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि आपको आफ्टर द क्लास, मतलब पहला तो हो गया कि क्लास में आने से पहले यू शुड नो कि क्या पढ़ाया जाएगा, आपने थोड़ा उसकी रीडिंग लगाई है या नहीं लगाई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ड्यूरिंग लाइव क्लास यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज़ में अगर डाउट है तो बच्चों पूछो। ये मत सोचो कि मैं बाद में कर लूँगा, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि एक चैप्टर से दूसरे पे तीसरे से चले जाओगे, पीछे लौट नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है। और सारे चैप्टर्स लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं। तो आप अगर वो चीज़ यहीं पे कवर नहीं करोगे, अभी फिर भी रिलैक्स्ड हो, तो आगे चल के बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए आपको जो भी डाउट हो वो डाउट आप पूछ सकते हो। आज भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे, बेसिकली प्रॉब्लम्स ही करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन में किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो भी दिखाऊंगा आपको, और डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा। तो ये सब लोगों को ध्यान रखना है। आफ्टर द क्लास जो तीसरा स्टेप है वो ये कि आपको जो भी क्विज मिलता है, जो डीपीपी मिलेगी, वो बच्चों आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ऑन अ सीरियस नोट सॉल्व करना है।
और अपनी जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, वो सबको हाईलाइट करनी है। ठीक, अपनी गलतियां छुपाना मत, किसी से शर्माना मत। अगर ये बात ध्यान रख पाओगे तो आप एक्सेल कर जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 10th में क्या मार्क्स थे, 11th में आप देखना स्कूल जाते ही बहुत शफलिंग होगी। सो अगर कोई बच्चा 10th में खेल कूद में ज़्यादा मस्त था, पढ़ाई बहुत नहीं की या मार्क्स बहुत नहीं आए, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक्सेल करने के लिए। और जो लोग टॉपर थे, वो लोग तो एक्सेल कर ही सकते हैं, क्योंकि उनमें एक मेहनत करने की भूख पहले से है। तो बस उनको वो मेंटेन करना है, थोड़ा स्केल बढ़ा देना है। ऑल राइट, डन। तो बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, एक क्लास मैंने ले ली है। टुडे इज गोइंग टू बी द सेकेंड क्लास, और आज भी मैं आपको डायमेंशन वगैरह निकालना सिखाऊंगा। बट सबसे पहले आपकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि अपने हाथ को अच्छे से वॉश करना है। जो भी आपको 20 सेकेंड्स का वो बताते हैं वो प्रॉपरली करना है। बाहर नहीं जाना है, नए लोगों से नहीं मिलना है, और अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है। तो किसी को भी जाने मत देना। आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद भी घर में बंद रहो। अननेसेसरी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, खाने के लिए लेने जाना है, दवाई जाना है, तो कोई ना कोई जाएगा, बट उसके अलावा किसी को भी बाहर नहीं जाने देना। सभी को ध्यान रखना है। डन। दूसरा, एक हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट का, वो हर एक बच्चे के पास हर एक घर में होना चाहिए। सो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इफ़ यू नीड हेल्प, तो बच्चों आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, यू विल गेट हेल्प। ऑल राइट, तो ये नंबर भी सबके पास होना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप लाइक कर लेना। जिन लोगों को मेरा नाम नहीं पता है, मैं बच्चों अपना नाम वापस बता देता हूँ। जिनकी सेकेंड क्लास होगी शायद उनको पता हो। माय नेम इज़ प्रतीक। तो आप मेरा नाम जान लें। और अगर कोई बच्चा पुराना है तो उसको पता होगा। कितने लोग हैं जिनकी आज ये फर्स्ट क्लास है, क्लास 11th में जाने वाले हैं जब भी स्कूल ओपन होगा? वो कितने लोग हैं ऐसे जिनकी आज फर्स्ट क्लास है? सो जिनको मेरा नाम नहीं पता, आई रिपीट, माय नेम इज प्रतीक मिश्रा। और बच्चों, ये गो प्रेप का प्लेटफॉर्म है, जेई चैनल है यूट्यूब में हमारा। ऐसे ही हमारा नीट में भी है, नीट के एग्ज़ाम के लिए भी है। तो इनकेस अगर आपका कोई ब्रदर, कोई सिस्टर नीट के लिए एस्पायर करेगा, क्योंकि अभी तो एडमिशन हुए नहीं स्कूल में, अगर उसको जाना है उस डायरेक्शन में, तो हमारा नीट चैनल भी है गो प्रेप का। तो आप उनको वहाँ पे बोल सकते हैं, वहाँ पे भी हम क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं। ऑल राइट। और कोई डाउट हो तुम्हें पूछ सकते हो। पहले नाम हमारा ग्रेडअप था, अब नाम चेंज करके हमने गोप्रेप कर दिया है। तो इनकेस अगर आपको ग्रेडअप के बारे में पता था पहले, तो ये वही प्लेटफॉर्म है, इसका नाम चेंज करके अब हमने गोप्रेप कर दिया है। ऑल राइट, माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है। तो एक हम क्लास में क्या करते हैं, जब भी आप आते हो, एक लाइक करने का एक बटन होगा जिसमें थंब दिख रहा होगा, तो मैं उसको आपकी अटेंडेंस समझूंगा। तो फटाफट जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सभी लोग लाइक कर लो, और फिर हम अपनी क्लास को आगे लेके जाते हैं। जल्दी से, फास्ट। जिन लोगों ने भी अभी लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप लाइक कर लो सेशन, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम क्लास 11th के सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 धीरे धीरे लेके कवर करेंगे यूट्यूब में। दीज आर फ्री क्लासेस, कोई आपसे यूट्यूब में पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। बट फिर भी सिंस हम यूट्यूब में कर रहे हैं तो हमारी कुछ लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन की वजह से हम कुछ टाइम दे सकते हैं और कुछ चीज़ें ही कर सकते हैं। आपका भी शेड्यूल बहुत बिजी है, आप भी कहीं स्कूल की क्लासेस कर रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे, तो हम यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फोकस्ड वे में नहीं कर पाते हैं। बट जितनी भी हेल्प हम यूट्यूब में कर सकते हैं, इन केस की कोई लिमिटेड गाइडेंस बस चाहता है, तो वो क्लासेस कर सकता है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम क्लास 11th के लिए एक 2 ईयर प्रोग्राम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं, और ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी 4 मई से। तो यूट्यूब वाली क्लासेस चलेंगी, बट यूट्यूब में अगेन जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, हम हर एक्टिविटी नहीं करा सकते हैं। क्लासेस होंगी, थोड़े क्विज देंगे, थोड़े डीपीपीज आपको देंगे। बट अगर आपको रेगुलर कोर्स चाहिए, जैसे आप ऑफलाइन में जाते किसी उस पर, वैसा ही अगर आप घर पे बैठ के एग्जैक्टली वैसा ही शेड्यूल कि आपको स्टडी मटेरियल मिले, जैसे आपको वहाँ पे मॉड्यूल मिलता था, फिर आपकी लाइव क्लास हो, लाइव क्लास में आप डाउट्स पूछ पाओ, आपको डीपीपी मिले, आपकी टेस्टिंग हो, टेस्टिंग के रिजल्ट्स हो, पेरेंट टीचर्स मीट हो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग डरते होंगे पीटीएम से, बट वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
तो पेरेंट्स को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो घर पे आपको मॉनिटर कर पाएंगे, वो ये आपसे नहीं बोलेंगे कि मोबाइल पे या लैपटॉप पे बच्चा क्या कर रहा है। आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो एग्जैक्टली वैसे ही, इनफैक्ट उससे ज़्यादा एफिशिएंटली जितना आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते। तो आई रिपीट अगेन, यूट्यूब का ये जो फ्री क्लासेस हैं वो हमारी चलेंगी, बट उसमें हम जितना भी लिमिटेड आपको प्रोवाइड पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ लिमिटेशंस हैं तो हम सारी चीज़ें नहीं दे सकते हैं। अगर आप फुल फ्लेजेड कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो बच्चों 4th में से हम क्लास 11th की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो इसके बारे में आपको जो भी डिटेल देखना है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ये नंबर है और ये ईमेल आईडी है, आप सभी लोग इसमें मैसेज कर सकते हैं। ऑल राइट, डिफरेंस समझ में आ गया। यूट्यूब की क्लासेस फ्री क्लासेस हैं, ये चलेंगी, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। ये क्लासेस इज अ फुल, दिस कोर्स इज अ फुल फ्लेजेड कोर्स, जैसे आप ऑफलाइन में करते, आप एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें घर पे बैठ के करते, इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट हो गया, आपका टाइम सेव करेगा, एनर्जी सेव करेगा, टेस्टिंग के एनालिसिस बहुत इफेक्टिव हो सकती है। तो कई पैरामीटर्स में तो ऑफलाइन से भी ये बेटर। ऑल राइट, सो आई होप कि सभी लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया। बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको यूनिट एंड डायमेंशन, अब हम आगे की पढ़ाई का कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारे डायमेंशंस निकालना बताए थे कि डिराइव्ड क्वांटिटी के आप कैसे डायमेंशंस निकाल सकते हो, और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था, बट अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला डायमेंशन। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस अगर आप सीख जाओगे तो आज हम 2-3 डायमेंशंस ऐसे निकालेंगे जिसमें आपको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके, ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो सब चीज़ें आएंगी। तो जिन लोग की फर्स्ट क्लास है फटाफट मैं उनको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, और जिनकी सेकेंड क्लास है आपको बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, और हम आगे अभी नेक्स्ट अगले जो भी नए प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे करना शुरू कर देंगे। ऑल राइट, ठीक, डन। सो बच्चों, डायमेंशंस का मतलब क्या है कि आप ऐसा समझो कि जैसे हम लेंथ की यूनिट मीटर लिखते हैं, टाइम की यूनिट सेकेंड्स लिखते हैं, मास की यूनिट केजी लिखते हैं, तो इनको एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, इन सभी चीज़ों को एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कभी मास रिप्रेजेंट करना होगा, दैट मीन्स कोई चीज़ केजी में लिखी है, तो उसको मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे कभी लेंथ रिप्रेजेंट करनी है तो बच्चों उसको मैं कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे टाइम रिप्रेजेंट करना है, टाइम को रिप्रेजेंट करना है, तो टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, इसलिए इसको कई बार हम एम एल टी भी बोलते हैं, और मैक्सिमम टाइम यही यूज होता है, एम एल टी। लेकिन इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए केल्विन का के यूज करते हैं, सबको पता होगा, डिग्री सेल्सियस भी यूनिट होती है टेम्परेचर की, बट वी विल बी यूजिंग के केल्विन के लिए। और जो करंट होता है, अगर बच्चों आप करंट का डायमेंशन देखोगे तो समटाइम्स दे रिप्रेजेंट इट विथ आई और समटाइम्स दे रिप्रेजेंट इट विथ ए, हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो करंट यानी एम्पियर, एम्पियर से ए ले लिया, तो अगर कोई चीज़ कभी एम्पियर लिखना है तो उसका मतलब हम सिंबल यूज करेंगे ए। ऑल राइट, तो बच्चों ये आप देखो 5 हो गए, 2 और हैं। एक नंबर ऑफ सब्सटेंस जो होता है जिसको आप मोल बोलते हो, तो मोल का जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज जस्ट MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम बोलते हैं कैंडेला, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CD। अब ये आपको सबको पता होना चाहिए, बट आप याद रखना कि ये बहुत कम प्रॉब्लम्स में यूज होगा, ना के बराबर यूज होगा। और MLT ये मैक्सिमम यूज होंगे, M मास के लिए, L लेंथ के लिए और T टाइम के लिए, ये मैक्सिमम टाइम यूज होता है। जिनकी सेकेंड क्लास है अभी समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस आप दिखाना, क्या कैसे इन डायमेंशंस को हम यूनिट से कोरिलेट करके लिखते हैं। ऑल राइट, तो बच्चों अब अगर मैं सपोज कोई यूनिट लिखता, फॉर एग्जाम्पल मुझे वेलोसिटी की यूनिट लिखनी है, स्पीड की यूनिट लिखनी है, वो होता है मीटर पर सेकेंड। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता है कि वो मीटर पर सेकेंड है, तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये यूनिट किसकी है? वेलोसिटी की। अब अगर मैं वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं कि v का डायमेंशन क्या है,
v में मास का कितना फैक्टर है, लेंथ का कितना फैक्टर है और टाइम का कितना फैक्टर है। तो मास का तो कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए हम m की पावर 0 लिख सकते हैं। मीटर लेंथ का लेंथ होता है मीटर, तो ये एक्चुअली लेंथ अपॉन टाइम लिखा है। मीटर पर सेकेंड का मतलब लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर 1 डिनोमिनेटर में। ऑल राइट, डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके जा सकते हैं जिसकी पावर -1 कर देंगे, और इसलिए जो वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा उस डायमेंशन को m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1 भी लिख सकते हैं। और कई बार m की पावर 0 को हटा देते हैं, तो यू कैन जस्ट राइट l t की पावर -1 और स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीटर पर सेकेंड का या वेलोसिटी का जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, उसको अगर तुम्हें डायमेंशंस बताने हैं तो वो LT-1 या M0 L1 T-1 हम ऐसे बोलते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों लिख सकते हो। आपको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए या कोई ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप उसका डायमेंशन निकाल पाओ। तो ये बात समझ में आ गई। जो लोग आज आए होंगे, जिनकी आज फर्स्ट क्लास होगी, उन बच्चों को भी ये समझना जरूरी है। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, सभी लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक और एग्जांपल बच्चों यहाँ पे ही लेता हूँ और फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे चलते हैं। तो आई होप कि तुम सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट हर एक बच्चे को याद होगी, शायद इतने बड़े तो हो गए हो तुम लोग, एक्सेलरेशन का नाम भी सुना है, हम क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड स्क्वायर का मतलब हो गया T का स्क्वायर। इसलिए अगर कोई मुझे A का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, यानी एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो उसको मैं m की पावर 0 करूंगा। ये बताता है कि मास पे डिपेंडेंट ही नहीं है। लेंथ की पावर 1 करूंगा, जो L है उसकी पावर 1 लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, और स्कूल में कई बार मार्क्स काट लेते हैं इसलिए बेटर है कि लिख लो। और टाइम की जो पावर है वो -2 हो गई। तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों एक्सेलरेशन का होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पहले आपको यूनिट पता होना चाहिए। यूनिट पता है तो मास है, लेंथ है, टाइम है, न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है, आप सारी चीजें निकाल सकते हो। डन? समझ में आ गया सबको? यस, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज LT-2। M0 बहुत बार नहीं लिखते, बट स्कूल में कई बार मार्क्स कट कर लेते हैं, इसलिए तुम धोखा मत खा जाना कि मासूमियत दिखाओ कि सर मतलब तो एक ही है। कई बार वो स्कूल में मार्क्स कट कर लेते हैं, इसलिए m की पावर 0 लिखना भी सीखो, और जब प्रैक्टिस करो तब आप नॉर्मली LT की पावर -2 कर सकते हो। डन? किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूजिंग द प्रीवियस क्लास जिसमें हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किया था वो मैं आपको बता रहा हूं, बट फास्ट टेल मी, जल्दी से बताओ मुझे, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक तुम लोगों को? शबाना ने पूछा जामिया यूनिवर्सिटी कैसे बीटेक के लिए, मुझे आइडिया नहीं है उस यूनिवर्सिटी के बारे में। इट इज़ बेटर कि आप IITs NITs के बारे में सोचो। अगर आपको इंजीनियर बनना ही है तो आपको कम से कम इंडिया में जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसके लिए ट्राई करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो कॉलेज खराब होगा, बट फिर भी अगर आप बच्चे देखोगे तो बहुत सारे अच्छे बच्चे IITs और NITs में चले जाएंगे, नो डाउट। गुड, ऑल राइट। अब मैं आपको जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था उस चीज में एक बार वापस बताता हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम कैपिटल G से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, उसका डायमेंशन पूछेंगे आपके स्कूल में, यूनिट टेस्ट 1 में, यूनिट टेस्ट 2 में। अगर वो शफल करके देते हैं आपसे कैपिटल G, प्लैंक कांस्टेंट, इनका डायमेंशन 100% पूछेंगे। ठीक, तो कैपिटल G का डायमेंशनल कांस्टेंट मैं आपको निकाल के बता रहा हूं कि कैसे निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपको कोई ना कोई फॉर्मूला बच्चों पता होना चाहिए। तो अगर मैं M1 मास यहां ले लूं, M2 मास यहां पे ले लूं और इनके बीच में r डिस्टेंस है, तो एक न्यूटन
ने एक फोर्स बताया जो 2 पॉइंट मासेस में आप लगा सकते हो जिनके बीच का सेपरेशन आर हो, और वो अट्रैक्टिव फोर्स है। मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो वो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 यानी प्रोडक्ट ऑफ मासेस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस पे, और इसलिए जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल हो गया m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये उनको पता चल गया कि फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसको जब आप इक्वल्स टू बना के लिखते हो, इक्वल करते हो, तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी रिलेशन के लिए। लेकिन फोर्स वाला जो ये रिलेशनशिप है उसमें बच्चों जो कांस्टेंट आता है इक्वल करने के लिए उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, एंड दिस इज गोइंग टू बी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो g m1 m2 बाई आर स्क्वायर जो आप लिखते हो, फोर्स इक्वल्स टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, उसमें कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि ना तो ये पानी में बदलता है, ना हवा में बदलता है, ना वैक्यूम में बदलता है, हर जगह सेम वैल्यू है। आप मार्स पे जाओ, आप अर्थ पे जाओ, आप जुपिटर पे जाओ, कैपिटल जी विल नॉट चेंज। सो m1 एंड m2 आर द मासेस एंड r इज डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आपको पता है अगर, तो आप कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों निकाल सकते हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर इसको साफ करके अब कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कुछ बच्चे इम्पेशेंट हो रहे हैं मिस्टर जाट। एक तो अगर इम्पेशेंट हो रहे हो तो बेटा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, आप कहीं और जाके आराम से कर सकते हो। अगर आप मेरी क्लासेस पे या गो प्रेप के किसी भी क्लासेस में आते हो, यू नीड टू बी पेशेंट, है ना। डोंट डिक्टेट द टर्म, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप सीखने आए हो, पढ़ने आए हो, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप जो भी 35 मिनट्स 40 मिनट्स की क्लासेस होती हैं, तो आप बेटा उसमें पूरा टाइम जैसे टीचर लेके जा रहा है। बहुत सारे बच्चे आज नए आ रहे हैं, मुझे वो पुरानी चीज़ें बतानी है। ठीक, ये चैप्टर इजी है फिर भी मैं स्किप नहीं कर सकता, मुझे पढ़ाना है। तो अगर आप में पेशेंस की कमी है, आप नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक, और अगर आप पेशेंस के साथ कर सकते हो, वेल एंड गुड, डन। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप समझना, अगर मैं फोर्स इक्वल्स टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, लेफ्ट जब भी आप इक्वल लिखते हो तो इक्वल दो को आप तभी लिख सकते हो जब उनके डायमेंशन सेम हो। अगर बच्चों डायमेंशन सेम नहीं होंगे आप कभी इक्वल्स टू नहीं लगा सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं सबको। अगर आप किसी को भी इक्वल करते हो, जैसे मैं y इक्वल्स टू एक्स करता हूं, तो y का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल्स टू x का डायमेंशन। अगर मैं फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखता हूं, तो फोर्स का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल्स टू मास का डायमेंशन इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ये हमेशा समझना। तो जब भी आप इक्वल लिखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन हमेशा एक ही मिलना चाहिए। तो मैं जैसा ये फॉर्मूला लिखा था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी इक्वल्स टू जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 इंटू m2, ये मासेस हैं। मास की यूनिट भले ही केजी होती है लेकिन मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास इंटू मास विल गिव यू m स्क्वायर, और r इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस डिनोमिनेटर में विल गिव यू l स्क्वायर। तो g m1 m2 बाई आर स्क्वायर ऐसा हो गया। अब फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। आपने 10th क्लास में नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, तो मैं वहीं से फोर्स का डायमेंशन लिख लूं। फोर्स इज एक्चुअली मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपने पढ़ा है। बहुत तरह के फोर्स होते हैं, बट नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशन का मतलब हो गया मास का डायमेंशन, मास का डायमेंशन मतलब कैपिटल M, और फिर आ रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन इज गोइंग टू बी LT-2, तो L
एंड टी -2। तो मास इंटू एक्सेलरेशन जो फोर्स होता है उसका डायमेंशन बच्चों ये आ गया। वैसे तो ये आपको याद भी होना चाहिए, बट इन केस अगर आप भूल जाते हो तो ऐसे आप निकालना जैसे मैंने आपकी हेल्प की है। डन। इट मस्ट बी इक्वल्स टू, मैं आपके अभी डाउट्स लूंगा, अभी मैं डाउट्स लूंगा आपके। आप पहले मेरा ये सुन लेना ध्यान से, कैपिटल जी इंटू एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। डन। अब मुझे अगर g का डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g इट मस्ट बी इक्वल्स टू, आप देखो यहाँ पे m की पावर 1 है, m की पावर 2 नीचे जाएगी, मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, अपॉन m स्क्वायर और l स्क्वायर ऊपर चला गया। तो आप अगर ध्यान से देखो तो m की पावर इज गोइंग टू बी -1, l की पावर इज गोइंग टू बी 3 एंड t की पावर इज -2। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में डालोगे हमेशा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज गोइंग टू बी दिस। ये आपको याद भी हो बहुत अच्छा है, क्योंकि 11th में आपके स्कूल में ये पूछा जाएगा, तो सभी लोगों को याद भी रखना है ये। डन। अब बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई अगर 12th का बच्चा बैठा है क्लास में, या आप 12th पास करके 5 PM 6 PM 7 PM की क्लासेस करते थे, तो बच्चों आपको थोड़ा सा ये बहुत स्लो लगेगा, इजी लगेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11th में अभी जाएंगे स्कूल खुलने के बाद, इसलिए मैं अपनी पेस इंक्रीज नहीं कर सकता, आराम से धीरे धीरे सारे छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करके आगे बढ़ूंगा। नो डाउट, ठीक है, ऑल राइट। तो अगर उस स्पेस में आप कंफर्टेबल, को प्रेशर का डायमेंशन लास्ट क्लास में बता दिया था, आप फिर भी जल्दी से मुझे प्रेशर का डायमेंशन बताओ फास्ट। जो लोग आज नए आए हैं उनको निकालना है, कल वाले लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रेशर का डायमेंशन बताओ फास्ट, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। प्रेशर का फोर्स एरिया से कुछ रिलेशनशिप होता है, जल्दी से डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ प्रेशर का फास्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ प्रेशर का, डायमेंशनल फॉर्मूला। मोक्ष का आ गया। कैपिटल जी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और ये वैल्यू भी वैसे तो एग्जाम में वो देते हैं, बट तुम्हें याद होनी चाहिए। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे ग्रेविटेशन, उनमें हम वैल्यूज का यूज करेंगे। अभी यूनिट एंड डायमेंशन में वैल्यू की जरूरत नहीं है, बट सिंस यू हैव आस्क्ड तो मैंने वो वैल्यू आपको बता दी है। डन। देखो बहुत सारे लोगों ने प्रेशर का डायमेंशन निकाला, अब चेक करते हैं कि आपका सही है या गलत। प्रेशर का अगर आपको कोई छोटा सा फॉर्मूला पता चल जाए उन क्वांटिटीज के टर्म्स में जो आपको याद रहती हैं, तो मैं आपको बताऊं प्रेशर का डेफिनेशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब जो एक फॉर्मूला है, हम परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया निकालते हैं, बट वो परपेंडिकुलर वगैरह भी आप छोड़ दो, आप सिर्फ F/A याद रखो कि फोर्स बाई एरिया कुछ प्रेशर होता है। अब अगर आपको फोर्स का डायमेंशन पता है और एरिया का डायमेंशन पता है तो आप लिख सकते हो। तो आप समझना, एरिया की जो यूनिट होती है वो यूनिट है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कुल मिला के वो लेंथ का स्क्वायर है। तो एरिया का डायमेंशन पता है मुझे, और फोर्स का डायमेंशन मुझे पता ही है, अभी मैंने लिखा था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास की पावर 1 और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन एरिया का डायमेंशन है एल स्क्वायर। तो जो प्रेशर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों यहां से आ गया, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट m की पावर 1, l की पावर -1 एंड t की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। कितने लोगों का सही है? कितने लोगों का बच्चों सही है? जल्दी से बताओ कितने लोगों का सही है? फास्ट, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बट अपना चेक करके भी बताओ कि कितने लोगों का सही है। मोक्ष का सही है, मेरा सही है, तो प्रतिभा ने जल्दबाजी में मेटाबॉलिज्म करेक्ट लिख दिया है। आई थिंक प्रतिभा तुम मेरा लिखना चाह रहे थे, या फिर ये कुछ अलग ही वर्ड है जो मैं नहीं पकड़ पाया, वो आप मुझे बता सकते हो। दिनेश का, सत्यम का, कौस्तुभ का, शिवांगी का। रंजित ने एक अलग डाउट पूछा है कि डाइन को हम कैसे MKS यूनिट में लिख सकते हैं।
विल कम टू दैट ऑल्सो। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। तो आप डाइन को न्यूटन, न्यूटन MKS यूनिट है, उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। डन, ऑल राइट, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। अगली स्लाइड है वर्क की। वर्क का डायमेंशन आपको बताना है जल्दी से, फास्ट। टेल मी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। कैलकुलेट करना है, याद हो तो भी लिख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने याद कर लिया होगा। जो भी आपको थोड़ा टाइम मिला है 1 महीने का, बहुत सारे अच्छे बच्चे जो सिंसियर बच्चे हैं, जिनके पास बुक्स अवेलेबल है या घर पे कोई गाइडेंस अवेलेबल है, उन सब लोगों ने वर्क का डायमेंशन या ये सारे डायमेंशंस याद किए होंगे। तो आपको याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। दीप्ति, आई टेल यू अबाउट प्लैंक कांस्टेंट। मैं प्लैंक कांस्टेंट भी बताऊंगा, जस्ट वेट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क आ गया, प्रतीक सिंह का आ गया, प्रतिभा का आ गया, शाहुजा ने आंसर लिखा, करण का आया, शिवम का आ गया, मोक्ष का आ गया। ऑल राइट, बहुत सारे बच्चों का आया, बहुत सारे लोगों का आया। शिवांगी, मधुकर, रुपेश, स्टार, शिवाज, बहुत सारे लोग। चलो अब नाउ इट्स माई टर्न। मैं आपको बताता हूं, फिर आप मुझे बताना सही था या गलत था आपका। समझना, मैं आपको कोई बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशंस में नहीं लेके जा रहा हूँ कि यार क्या फोर्स हमेशा m/a होगा या कुछ और होगा, मैं उस पर लेके नहीं जा रहा हूँ। कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े, आपको वो कोई भी फॉर्मूला याद आ जाए, आपका काम हो जाएगा। जैसे वर्क भी आपने 10th क्लास में पढ़ा, और वर्क जो आपने पढ़ा है वो कुछ फोर्स इनटू डिस्टेंस जैसा पढ़ा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह ये वर्क की डेफिनेशन होती है। अब आप 11th में सीखोगे कि यार ये तो मतलब बस एक छोटी सी चीज थी जो हम FD cos थीटा लिख देते थे। बहुत सारे अलग भी फॉर्मूले हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई एक याद होना चाहिए। तो आपने 10th क्लास में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क पढ़ा। अब इसका मतलब ये है कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। बस इतना सिंपल है कि आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। फोर्स का होता है mLT-2 और डिस्टेंस इज नथिंग बट L। तो L की पावर देखो 2 हो गई यहाँ पे, m की पावर 1, L की पावर 2 और T की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वर्क का, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वर्क का। कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का सही आंसर आया, फास्ट। कितने लोगों का सही आंसर आया, फास्ट, जल्दी बताओ। प्रतिभा का सही है, ठीक है, प्रतिभा का सही है, बहुत बढ़िया। जिशन का, शिवम का, करण, क्रूज, अविनाश, स्टार, स्वच्छ, शिवाज, सॉरी माफ कर देना यार, स्टार का सही है। आदित्य, जिशन, शिवम, अश्वनी, अविनाश, सुवर्था, मोक्ष, आदित्य, गुड। सो नाउ आई टेक यू टू द नेक्स्ट पेज। डेंसिटी का डायमेंशन मैंने बता दिया था। अगर कोई आज फर्स्ट डे आया है तो इसको होमवर्क की तरह ले, आप डेंसिटी का डायमेंशन निकाल के, जिसका आज फर्स्ट क्लास है, मैंने कल इन बच्चों को कल कराया था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बता देना। नीचे कमेंट भी है, लाइव चैट की जगह कमेंट में भी आप लिख सकते हो डेंसिटी का डायमेंशन। देन टेल मी व्हाट अबाउट मोमेंटम, फास्ट। मुझे लीनियर मोमेंटम, इसको भी हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर भी एक टर्म होता है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, बट फिर भी अभी मैं इसको P लिख रहा हूं। टेल मी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम, फास्ट, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। डेंसिटी वाला कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, इसको करो, वो आपका होमवर्क है। डेंसिटी का डायमेंशन, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों बताओ जल्दी। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कुछ सोचो कि क्या तुमको मोमेंटम पता है। अच्छा, मैं लीनियर मोमेंटम बोल रहा हूं, उससे डर मत जाना। अभी आगे सिर्फ आप मोमेंटम आपने जाना होगा, आप मोमेंटम ही लीनियर मोमेंटम है आपके लिए, ठीक। अगर सिर्फ मोमेंटम लिखा है तो टेक दिस टू बी लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर वर्ड को आप मोमेंटम ही बना लेना। आगे एक अलग टर्म भी आएगा क्लास 11th में, बट अभी आप कंफ्यूज ना हो। जो भी आपने पढ़ा है मोमेंटम वही है लीनियर मोमेंटम। चलो, बहुत सारे लोगों का आंसर आया। नाउ इट्स माय टर्न। आई नो
दैट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। इसलिए मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी मास का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m, और वेलोसिटी इज लेंथ एल टी माइनस 1। इसलिए लीनियर मोमेंटम का ये डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों हो गया। लीनियर मोमेंटम का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। कितने लोगों का सही है बताओ फटाफट, और स्क्रीनशॉट ले लो। कितना आसान था, सिंपल था। तो आपको कोई ना कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो याद होगा तो आप कर लोगे। डन। अब आते हैं, बहुत सारे लोगों का सही है, गुड, बहुत सारे लोगों का सही है। प्रतिभा, अंशिका, मोक्ष, डन। नाउ कम टू चार्ज। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना है। मैं पहले आपको मौका दे रहा हूं, एक मौका आपको दे रहा हूं, देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है फास्ट। एक मौका। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं जेई में जो भी डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए हैं वो कराने वाला हूं इन नेक्स्ट क्लास। तो इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेकिंग प्रॉब्लम्स विच हैज बीन आस्क्ड डायरेक्टली इन जेई मेन, और वो प्रॉब्लम्स मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा है उसका यूज़ करके हम वो प्रॉब्लम्स कैसे कर सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। चलो, बहुत सारे लोगों ने इसका बताया। नाउ चार्ज का डायमेंशन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और इसलिए अगर मैं इसका डायमेंशन लिखना चाहता हूँ, और फंडामेंटल यूनिट्स जो साथ हैं उन्हीं के टर्म्स में लिखते हैं, तो आपको करंट याद होना चाहिए कि करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, क्यू बाई टी। आपने ऐसे पढ़ा होगा, क्यू बाई टी करंट होता है, ये पढ़ा होगा। तो क्यू जो है वो कुछ आई इंटू टी जैसा हो गया, इसलिए क्यू का डायमेंशन का मतलब है करंट का डायमेंशन और टाइम, टाइम का डायमेंशन विच इज कैपिटल टी। करंट को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला इज गोइंग टू बी ए इंटू टी, ए इंटू टी। करेक्ट। और बहुत सारे लोगों का सही है, बहुत सारे लोगों का सही है। टेल मी अबाउट एनर्जी एंड आई विल गिव यू जस्ट 15 सेकेंड्स। मैं आपको सिर्फ 15 सेकेंड दे रहा हूं, फटाफट एनर्जी का डायमेंशन बताओ, और कुछ स्पेशल चीज बता सकते हो तो वो भी बता सकते हो, जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। एनर्जी का बताओ। आदित्य का सही था, सुमित, सुशांत, सत्यम, रमेश, दिनेश, गुड। विनोद आपका गलत था, आप शायद किसी और का आंसर दे रहे थे। करण का, न्यास का, सुवर्था, बिपिन का, दिनेश का, कौस्तुभ का, आशीष का। यस, बहुत सारे लोगों ने बात पकड़ ली और उन्होंने बोला कि सर जो एनर्जी होती है, एनर्जी का वही डायमेंशन होता है जो वर्क है। तो वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आप पढ़ोगे आगे चल के कहीं पे, या कोई काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी तो कोई भी एनर्जी हो सकती है। मैं इसको हाफ एम वी स्क्वायर लिख के और फिर डायमेंशन लिख सकता था। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, मास का डायमेंशन m है और वेलोसिटी का डायमेंशन है एल टी माइनस 1, और इसका तो स्क्वायर है, इसलिए ये हो गया m एल स्क्वायर और t माइनस 2। और ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये थोड़ी देर पहले हमने वर्क का भी डायमेंशन लिखा था, इसलिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल्स टू एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये सबको याद होना चाहिए। एनर्जी का वही डायमेंशन होता है जो वर्क का डायमेंशन है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का अगर याद है तो एनर्जी का भी आपको याद होगा। अगर किसी को अभी वर्क इक्वल्स टू डेल्टा के नहीं समझ में आया तो वो काइनेटिक एनर्जी जानता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वहां से निकाल ले, यू विल गेट द सेम थिंग। डन। सो गाइज, यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट और नॉट? जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम सभी लोगों ने। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, दिस इज योर होमवर्क, कि पोटेंशियल का आपने करंट वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा। मुझे पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला एज अ होमवर्क दे रहा हूं। जो लोग कर पाए वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो याद रखना, पोटेंशियल का प्रतीक सर ने पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होमवर्क में दिया है,
वो सब लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्लास में नहीं बनेगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, रेजिस्टेंस का भी दे रहा हूं, और सब फॉर्मूले करंट में आपने पढ़े हैं, इसलिए अगेन दिस इज योर होमवर्क, ये सबको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ऑल राइट, डन। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं बच्चों आपको एक प्लैंक कांस्टेंट का बता देता हूं, मैं प्लैंक कांस्टेंट का आपको बता देता हूं। क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट, तो रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी होमवर्क, प्लैंक कांस्टेंट मैं यहीं पे बता देता हूं। फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू h इंटू न्यू होता है, और एनर्जी का डायमेंशन बताया है, तो मैं आपको एनर्जी वाले पेज पे ही लेके आ जाऊं यहाँ पे। अब ध्यान देना, आपने एनर्जी का डायमेंशन लिखा ml²T-2, और एक फोटोन की एनर्जी जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं प्लैंक कांस्टेंट h इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू। अब फ्रीक्वेंसी भी तुमने कहीं ना कहीं सुना है, फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकेंड, यानी 1/टाइम, और h जो है ये है प्लैंक कांस्टेंट। 11th के जैसे ही आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर पे आओगे वहां पे h आपको मिलेगा। फिजिक्स में तो यूनिट एंड डायमेंशन में ही पूछेंगे अभी, बट आपको केमिस्ट्री में ये h बहुत पहले दिख जाएगा। तो आप समझना, मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वल है तो डायमेंशन लेफ्ट का राइट के बराबर होना चाहिए। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब ml²T-2, इट मस्ट बी इक्वल्स टू h का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, इसलिए उसको आप T⁻⁻1 लिख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इस T⁻⁻1 को बच्चों इधर ले जाएं, तो प्लैंक कांस्टेंट h का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m⁻1 l⁻2 और टाइम की पावर -1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट का, और ये भी स्कूल वालों का बड़ा फेवरेट रहता है, क्योंकि तुम्हारे लिए नया टर्म है, इसलिए तुम डरोगे, इसलिए। तो इसलिए प्लैंक कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला या तो याद हो या आप निकाल पाओ। तो दोनों चीज़ें में आप अच्छे होने चाहिए। बहुत सारे रिजल्ट्स याद होंगे तो फटाफट लिख दोगे, और बहुत सारे भूल जा रहे होंगे तो कोई फॉर्मूला याद रखना जिसकी हेल्प से आप निकाल पाओ। डन, सबको समझ में आ गया? उमा शंकर, यस, दीज क्लासेस विल कंटिन्यू इवन आफ्टर लॉकडाउन से कराएंगे। और मैंने आपको बताया और आपने देखा भी होगा यूट्यूब में, सिंस इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, बहुत सारे बच्चे आएंगे, कोई 12th के भी आ जाएंगे, कभी कोई रिपीटर का आ जाएगा, कोई बच्चा बड़ा इम्पेशेंट होगा कि अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो बहुत आसान है। तो यूट्यूब में ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आप लोगों का होगा जो लोग सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं, इसलिए यूट्यूब में कुछ करने के थोड़े लिमिटेशंस हैं। वी कांट कंट्रोल द क्राउड्स, ठीक। मैं आपकी इंफॉर्मेशन में फिर एक चीज़ ला दूं कि इनकेस अगर आप यूट्यूब तो फिर करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप, हमारा एक फुल कोर्स आ रहा है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे रन होता है, आप ऐप से या एक्सेस करके वो क्लासेस जैसे ऑफलाइन की करते थे वो सारी क्लासेस बच्चों आप घर पे बैठ के एग्जैक्टली इनफैक्ट उससे ज़्यादा एफिशिएंट वे में कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपके क्लास के बच्चे होंगे, और उसमें जो आपको मटेरियल मिलेगा, डीपीपी, क्विज, टेस्ट, मॉनिटरिंग, और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो हम यहाँ पे नहीं करवा सकते यूट्यूब में, तो वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। तो यूट्यूब की क्लासेस और उसमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, उसके लिए आपको वो क्लासेस देखनी पड़ेंगी। तो अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ लिमिटेड गाइडेंस से ही आपका काम हो जाएगा यूट्यूब में, वो डिस्ट्रैक्शन आप बियर कर सकते हो, तो ये यूट्यूब की क्लासेस विल कंटिन्यू। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, आई नीड टू फोकस नाउ, तो आप उस बैच में शिफ्ट हो सकते हो जो हम लोग लेके आ रहे हैं। तो वो बैच का जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक वगैरह होगा, नंबर है, ईमेल आईडी है, वो बच्चों आप सीधे जाके देख सकते हो। इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग में वो स्लाइड भी बच्चों आपको दिखाया है। डन, तो मैं वो स्लाइड एक बार आपको वापस दिखा देता हूँ। वो नंबर वाली स्लाइड है, किसी ने अगर उसकी फ़ोटो नहीं ली है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, नीचे जो नंबर है, और एक ईमेल आईडी भी दी है, आप इस पे भी कोई डाउट हो तो कर सकते हो। डन, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। इनकेस यू फील कि यार नहीं यूट्यूब से कुछ मुझे अलग हटके चाहिए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। 4th में से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। डन, और
जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप सेशन लाइक करना, तो जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं यूट्यूब उन तक ये हमारी क्लासेस पुश करे, उन बच्चों तक पहुंच जाए ये मटेरियल, वो घर पे बैठ के पढ़ पाएँ। तो जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप लाइक करना। डन। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी 4 बजे आपकी वापस क्लास है, आई थिंक आफ्टर 15 मिनट्स, तो आप उस क्लास को भी करना। वी विल बी बैक अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।